फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी फॉर यू। मैं विशाल आपके अपने चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। हाँ, तो हम लोग मैग्नेटिक सर्किट पढ़ रहे थे और मैग्नेटिक सर्किट में हम लोग कुछ टॉपिक देख चुके हैं। लास्ट क्लास में हम लोग इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस और रिलक्टेंस ये सब देखे थे और ये सब से कुछ फार्मूला भी देखे थे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? आज की क्लास में हम लोग देखेंगे लास्ट क्लास का एक क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्लास से रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा। फिर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को देखेंगे। फिर लेंजेज लॉ को देखेंगे। तो आज के यही टॉपिक्स हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इफ नंबर ऑफ टर्न्स in a coil is increased 4 times, then inductance of coil will be। ऑप्शन क्या क्या है इसके? ऑप्शन है increased 4 times, increased 16 times, decreased 4 times, डिक्रीज 16 टाइम्स। ठीक है, यही है क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? कोशिश करेंगे। हाँ, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ अ नंबर ऑफ टर्न इन अ कॉइल इंक्रीज्ड, मतलब किसी कॉइल का जो नंबर ऑफ टर्न है वो बढ़ रहा है। कितना? 4 टाइम्स। इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, देन इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल विल बी। तो देखते हैं, नंबर ऑफ टर्न मान लीजिए ये पहले n है किसी कॉइल का, ये बढ़कर कितना हो रहा है? ये हो रहा है 4n हो रहा है। क्यों? क्योंकि 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग 4 टाइम्स कर देते हैं। नंबर ऑफ टर्न थोड़ा ज़्यादा बना के दिखा देते हैं, इमोशनल मत होना ज़्यादा। ठीक है, तो ये कॉइल में क्या हो गया? 4 टाइम्स बढ़ गया। क्या बोल रहा है फिर इसका? इंडक्टेंस। तो आप लोग को कल हम 2 फार्मूला बताए थे। ठीक है, 2 फार्मूला क्या क्या बताए थे? एक तो L इक्वल टू बताए थे n फाई अपॉन आई। एक आपको हम ये फार्मूला बताए थे। दूसरा फार्मूला क्या बताए थे? दूसरा फार्मूला बताए थे म्यू n स्क्वायर ए अपॉन एल। ये फार्मूला बताए थे। तो इंडक्टेंस का हम 2 फार्मूला बताए थे और आपको हम बोले थे इन 2 फार्मूला को बताने के बाद कि हमेशा इंडक्टेंस और नंबर ऑफ टर्न से रिलेटेड जो रिलेशन बनेगा वो रिलेशन हम लोग हमेशा इसको कंसिडर करेंगे, इसको नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वो भी बताए थे लास्ट क्लास में, आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या बना इससे कंक्लूजन कि इंडक्टेंस जो है वो n स्क्वायर टाइम्स पे डिपेंड करता है, ना कि n टाइम्स पे। इससे आपको n टाइम्स दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन हम लोग n टाइम्स नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? वीडियो देखना लास्ट वाला। तो हम लोग को क्या दिया हुआ है? अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन। तो देखिए इससे हमारा क्या आएगा? मान लीजिए पहले L1 था, L1 जब था तो वहाँ उस टाइम पे N1 मान लेते हैं इसको हम लोग। फर्स्ट कॉइल का N1 मान लेंगे, सेकंड कॉइल का N2 मान लेंगे। जब L1 था कब? जब हमारा N1 नंबर ऑफ टर्न था। ठीक है, तो इसका स्क्वायर टाइम्स पे डिपेंड करेगा, बताएं। और L2 होगा कब? जब हमारा N2 टाइम्स होगा। ये N2 है, N2 जितना होगा। तो ये लोग दोनों के बीच रिलेशन निकालने के लिए हम लोग कुछ इस तरह से लिखते थे। ठीक है, अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो L2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? L2 इक्वल टू हम लोग देख रहे हैं, अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो ये दोनों इधर जब आएगा तो पलट जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं L1 इंटू N2 बाई N1 दोनों का स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी में अब क्या करना है? वैल्यू पुट करना है बस। L2 मतलब बाद का इंडक्टेंस क्या होगा? L1 जो पहले का इंडक्टेंस इंटू N2 के टाइम पे अभी क्या है? 4 टाइम्स n हो गया, तो इसलिए 4n स्क्वायर लिख सकते हैं। N1 क्या था जब n था का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? L2 इक्वल टू L1 इंटू 16n स्क्वायर बाई n स्क्वायर
एन स्क्वायर कैंसिल, फिर क्या बचा, L2 इक्वल टू 16 टाइम L1 बचा। ठीक, ये हम लोग को मिलता है फाइनल कंक्लूजन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाद का जो इंडक्टेंस होगा, जो L2 होगा, वो पहले के इंडक्टेंस के 16 टाइम्स ज़्यादा होगा। मल्टीप्लाई में है ना, इसलिए ज़्यादा होगा। डिवाइड में अगर रहता तो कम होता। तो L2 जो है वो हमारा क्या होगा, इंक्रीज 16 टाइम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ये कैसे आया, समझ में आ गया आप लोग? तो अब इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ, इसमें एक मेजर मिस्टेक क्या होता है जो हम लोग से हो जाता है कभी कभी, कि हम लोग इंडक्टेंस का फॉर्मूला ये वाला हम लोग जनरली याद रहता है, तो हम लोग इस फॉर्मूला से क्या करते हैं, एल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न को लेकर चलते हैं, और उसके हिसाब से अगर हमारा 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है टर्न, तो हम लोग इंडक्टेंस को भी 4 टाइम इंक्रीज करके टिक करके चले आते हैं, लेकिन वो गलत होगा। इसका हमेशा ये वाला रिलेशन याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ठीक। तो अब हम लोग देखेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके 2 लॉ हैं, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट लॉ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लॉ में क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ में बोलता है फर्स्ट लॉ में बोलता है कि जब भी कभी हमारा किसी कॉइल से फ्लक्स पास हो और पास होने वाला फ्लक्स हमारा टाइम के साथ चेंज होता है, तो उस कॉइल में हमारा एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और यदि हमारा जो कॉइल का जो सर्किट है वो क्लोज है, तो उस इंड्यूस हुए ईएमएफ के कारण एक करंट फ्लो होगा। उस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। यही हमारा फर्स्ट लॉ बोलता है। फर्स्ट लॉ बेसिकली हम लोग को क्या बताता है, फर्स्ट लॉ हमारा किसी कॉइल में होने वाले जो इंड्यूस होने वाले जो ईएमएफ है उसके कारण को बताता है कि वो क्यों इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। When flux passing in a coil is changes with time, then EMF will induced in that coil। ठीक है, और and if the circuit is closed of the coil, then due to induced voltage or EMF, an induced current will flow इन सर्किट। ठीक है, अब आप बोलिएगा ये पता नहीं क्या लिख दिए हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। मान लेते हैं हम लोग ये एक कॉइल है। ठीक है, ये एक कॉइल है, इसको कॉइल लिख देते हैं। और ये हमारा क्या है, एक मैग्नेट है, नॉर्थ टू साउथ, परमानेंट मैग्नेट है मान लेते हैं। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये फ्लक्स मान लेते हैं इसमें से लिंक कर रहा है, मतलब इसमें से कॉइल से पास हो रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि हमारा जब भी कभी किसी कॉइल से ये मैग्नेटिक फ्लक्स, कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा
पास होता है और टाइम के अनुसार वो चेंज करता है, टाइम के अनुसार वो चेंज होता है। जैसे हो सकता है कि ये इधर है तो हमारा एक फ्लक्स या दो फ्लक्स कट रहा है, अगर हम लोग इसको सामने लेके आते हैं तो इसमें से जो 4 फ्लक्स दिख रहा है 4 फ्लक्स कटेगा। या हो सकता है हम इसको दूर लेके जाएं तो हो सकता है इसमें से एक भी फ्लक्स ना कटे। ठीक है, बोलने का मतलब क्या हो रहा है, फ्लक्स का चेंजेस हो रहा है, फ्लक्स का चेंजेस हो रहा है। तो इस फ्लक्स के चेंज होने के कारण क्या होगा, इस कॉइल में एक ईएमएफ आ जाएगा, एक ईएमएफ आ जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा। और ईएमएफ के कारण क्या होता है, आप लोग को अच्छे से पता है कि ईएमएफ के कारण ही हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो जैसे ही इसमें एक ईएमएफ आ जाएगा, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक पार्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाएगा फ्लो होने के लिए। तो मान लेते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे हमारा करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है। ये कब होगा, ऐसे में होगा क्या, अभी जब ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में नहीं होगा। ये तब होगा जब हमारा यहाँ पे सर्किट क्लोज है। मान लेते हैं एक बल्ब यहाँ से हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं, ये एक बल्ब है, जब हम लोग बल्ब को कनेक्ट कर दिए हैं, ये क्या था, ये एक कॉइल था। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि जब भी कभी किसी कॉइल से हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। और उस ईएमएफ के कारण क्या होता है, यदि हमारा सर्किट क्लोज रहा, यहाँ पे जिस तरह से सर्किट क्लोज है, तो हमारा एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, और उस करंट को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। यही हमारा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फर्स्ट लॉ होता है। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो ईएमएफ है वो कब और कैसे इंड्यूस हो रहा है। ठीक ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सेकंड लॉ। इसको इरेज कर देते हैं। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है कि हमारा induced EMF in a coil is directly proportional to the rate of change of flux rate of change of flux or change in flux with respect to time। ठीक है, इस स्टेटमेंट को लिख लेते हैं, फिर समझाते हैं अच्छे से। induced EMF in a coil is directly proportional to rate of change of flux or change in flux with respect to time। यही हमारा सेकंड स्टेटमेंट बोलता है, सेकंड लॉ बोलता है। कहने का मतलब ये जो फर्स्ट लॉ था, हमारा फर्स्ट लॉ था कि हमारा ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो कैसे होगा। सेकंड लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ बोलता है कि ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो कितना होगा। मतलब इसमें हमारा ईएमएफ इंड्यूस होने वाला जो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो कितना होता है, उसको बेसिकली इसमें बताता है, इस लॉ में, कि हमारा ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो क्या बोल रहा है, EMF इंड्यूस इन अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो फ्लक्स है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है, तो डेल फाई लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। डेल फाई क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। किसके का रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम को भी डेल टी लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, इस तरह से लिख सकते हैं। ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ ई के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे ई जो है, ई क्या है, ई है हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं,
डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है। और जब इसको हम लोग हटाएंगे यहाँ से, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट डालेंगे, तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा एन डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है। और एन क्या है, एन है हमारा नंबर ऑफ टर्न, एन जो है वो एन जो है वो है नंबर ऑफ टर्न, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा यहीं का, दूसरे स्टेटमेंट से हम लोग क्या पता चल रहा है, दूसरे स्टेटमेंट से हम लोग को ये पता चल रहा है कि यदि नंबर ऑफ टर्न बढ़ता है तो इससे हमारा जो ईएमएफ है वो भी बढ़ेगा। नंबर ऑफ टर्न अगर बढ़ता है तो ईएमएफ जो है वो भी बढ़ेगा, ये हमें दूसरे स्टेटमेंट से पता चलता है। और दूसरे स्टेटमेंट से क्या पता चलता है कि यदि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ये जो फ्लक्स है ये अगर चेंज नहीं हो रहा है, फ्लक्स का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो जीरो है, तो उस केस में क्या होगा, ईएमएफ हमारा जीरो होगा। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ जो फ्लक्स है अगर ये हमारा जीरो है तो उस केस में हमारा ईएमएफ जो है वो भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक। मतलब टाइम के अनुसार जो फ्लक्स में जो चेंजेस हो रहा है वो अगर हमारा जीरो है तो जो ईएमएफ है वो भी जीरो होगा, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा। इफ, तो इसको हम लोग बोल कैसे सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं इफ फ्लक्स पासिंग विथ कॉइल इज कांस्टेंट, तो जो ईएमएफ है वो हमारा क्या है, वो जीरो हो जाएगा। बोलने का मतलब हम लोग यहाँ पे जैसे कि कॉइल है, ये कॉइल से हमारा क्या हो रहा है कि हम लोग इसको मूवमेंट ही नहीं कर रहे हैं, ये जो नॉर्थ और साउथ जो हमारा ये था ना, इसको हम लोग मूवमेंट ही नहीं कर रहे हैं, एक ही जगह पे रखें, तो फ्लक्स तो पास हो रहा है लेकिन इस फ्लक्स में क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, जीरो चेंज है। बोलने का मतलब कांस्टेंट है। यहाँ पे अगर 10 मैग्नेटिक फ्लक्स का जो 10 वेबर अगर यहाँ पे था तो वो 10 वेबर ही है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज नहीं होने के कारण इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो जीरो होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना डिफरेंशिएशन, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज जीरो होता है, ठीक है। इसी से अगर यहाँ पे हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है, तो उस केस में ईएमएफ जो है वो जीरो होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा ही नहीं उस समय, ठीक है, ठीक। और दूसरा क्या है, to produce induced EMF in coil flux must be changing। मतलब हमारा जो फ्लक्स को चेंज होना पड़ेगा ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए। हमारा अगर ईएमएफ को इंड्यूस करवाना है, ईएमएफ अगर इंड्यूस्ड होना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि फ्लक्स चेंज हो, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया है, ठीक है। और क्या बात बता सकते हैं, हाँ, और एक बात हम आप लोग को बता सकते हैं कि फ्लक्स जो है उसको हम लोग कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, तो उसको भी लिखते हैं इधर नेक्स्ट। इसको आप साथ साथ लिख लीजिएगा, अभी इरेज करें। हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि फ्लक्स को चेंज करना है, फ्लक्स को कैसे कैसे चेंज किया जा सकता है वो देखते हैं हम लोग। तो उसके लिए लिखते हैं मेथड्स टू चेंज फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स को हम लोग कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा। ये कॉइल है, इधर एक कॉइल है, ये हमारा मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, ये हमारा एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, ठीक है। इसमें से हमारा फ्लक्स को चेंज कराना है ईएमएफ इंड्यूस करवाने के लिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि ये जो कॉइल है इस कॉइल को हम लोग रख देते हैं फिक्स, कॉइल को रख देते हैं फिक्स, और ये जो हमारा मैग्नेट है इस मैग्नेट को हम लोग क्या करते हैं, सामने और दूर इस तरह से ऐसे ऐसे हम लोग मूवमेंट कराते हैं। कहने का मतलब फ्लक्स जो मैग्नेट है उसको कॉइल के सामने लेके जाते हैं फिर दूर लेके जाते हैं, तो इससे क्या है, जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा ना इस कॉइल से। तो इस तरह से हम लोग एक तो मैग्नेट को मूव करा के कर सकते हैं, दूसरा ये जो कॉइल है
और ये जो मैग्नेट है इसमें हम लोग मैग्नेट को क्या करते हैं, मैग्नेट को हम लोग फिक्स कर देते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं, ये एक जगह पे शांत है। और हम लोग क्या करते हैं, ये कॉइल को मूव कराते हैं, कॉइल को सामने या दूर इससे ले जाते हैं, ठीक है, कॉइल को इससे सामने या दूर ले जा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि ये जो फ्लक्स है वो फ्लक्स अलग अलग मैग्नीट्यूड में कट करेगा, सामने ले जाएंगे तो ज़्यादा कट करेगा, दूर ले जाएंगे तो कम कट करेगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला कि एक तो कॉइल को फिक्स रख के मैग्नेट को मूव कराएं, या फिर मैग्नेट को फिक्स रख के कॉइल को मूव कराएं। तो ये दो मेथड जनरली है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि फ्लक्स को चेंज करा सकते हैं। क्यों फ्लक्स को चेंज करा रहे हैं, क्योंकि फ्लक्स को चेंज कराने से ही हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको कट करेगा कॉइल, और मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करने के कारण क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस आएगा, एक ईएमएफ इंड्यूस आएगा। फैराडेज फर्स्ट लॉ वही बोलता है, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि जब भी हमारा किसी कॉइल से फ्लक्स पास हो रहा है और अगर वो फ्लक्स का मान चेंज हो रहा है तो उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो हम लोग को ईएमएफ इंड्यूस कराने के लिए फ्लक्स का वैल्यू को चेंज कराना पड़ता है। तो उसके लिए दो मेथड हम आपको बता दिए हैं कि ऐसे ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेंजेस लॉ। अब देखते हैं लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ क्या बोलता है इसके बारे में देखते हैं। लेंजेस लॉ ये क्या बोलता है, लेंजेस लॉ का जो स्टेटमेंट है वो बोलता है इंड्यूस करंट इन अ कॉइल विल अपोजेस इट्स मेन काउज ऑफ प्रोडक्शन। कहने का मतलब जिसके कारण किसी कॉइल में करंट इंड्यूस होता है उसे ही वह करंट अपोज करने लगता है। मतलब कॉइल में होने वाला इंड्यूस्ड करंट जिसके कारण इंड्यूस हुआ उसे ही वह करंट अपोज करेगा, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इंड्यूस्ड करंट in a coil will opposes its main cause of production। ठीक है, कहने का मतलब जो किसी कॉइल में जो उत्पन्न करंट है वह जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसी को अपोज करेगा। नहीं समझ में आया, देखते हैं क्या है। देखिए मान लेते हैं यह एक कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल के साथ एक बल्ब कनेक्ट करके इस कॉइल के सर्किट को ये क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है। और इसके पास एक बगल में मैग्नेट है, ठीक है, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ के अनुसार हम लोग जब भी इस किसी कॉइल के सामने कोई मैग्नेटिक फ्लक्स को ले जाते हैं और अगर वो फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल में क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो वही ईएमएफ जो है यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं ये हमारा ये है मैग्नेट है, इस कॉइल के सामने हम लोग ले जाते हैं और फ्लक्स का चेंज होने के कारण हम इसको मूवमेंट करा रहे हैं, जिसके कारण फ्लक्स का जो चेंज हो रहा है उसके कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग का एक ईएमएफ आ गया। और चूंकि यहाँ पे सर्किट कंप्लीट है तो सर्किट कंप्लीट होने के कारण क्या होगा, एक करंट फ्लो होगा आई। तो ये जो करंट है, ये जो इंड्यूस करंट बोलेंगे इसको, आई जो आया इंड्यूस करंट, वो क्या करेगा, वो सबसे पहले बोलेगा कि मैं किसके कारण आई, तो वो पूछेगा ईएमएफ को, ईएमएफ बोलेगा कि तुम मेरे कारण आया। तो फिर क्या बोलेगा करंट कि ठीक है मैं तुम्हें अपोज करूंगा। लेकिन फिर क्या होगा, ईएमएफ जो है वो बोलेगा नहीं, मेरे आने का कारण भी कुछ कोई और है। तो फिर बोलेगा तुम्हारे आने का कारण कौन है। तो फिर करंट पूछेगा तो फिर करंट को बताएगा ईएमएफ कि मेरे आने का कारण ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को फिर बोलेगा मैं तुम्हें अपोज करूंगा ये करंट। लेकिन फिर वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बोला, मैं तो जैसा हूँ वैसा हूँ, वैसे ही हूँ, मैं चेंज हो रहा हूँ क्योंकि ये जो मैग्नेट है, ये जो मैग्नेट है वो चेंज हो रहा है इसी कारण से, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि ये जो करंट फाइनली
किसके कारण से आया, ये जो यहाँ पे मैग्नेट है ये चेंज हो रहा है, ये मूव मोशन कर रहा है इसी के कारण, ठीक है। तो ये जो करंट है इसका आने का मेन कारण क्या था, मेन कारण था ये मैग्नेट का हिलना, मैग्नेट का मोशन में आना। तो इसीलिए ये जो करंट है वो मैग्नेट के मोशन को अपोज करेगा, वो मैग्नेट जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है उसको वो अपोज करने लगेगा, ठीक। तो यही हमारा लेंजेस लॉ कहता है। लेंजेस लॉ का जो बेसिक एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे, इसका बेसिक एप्लीकेशन हम लोग ट्रांसफार्मर में देखेंगे, इंडक्शन मोटर में देखेंगे, फिर हम लोग इसका एप्लीकेशन मेजरमेंट्स में भी बहुत जगह पे देखेंगे, ठीक है। तो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे कि ये किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग जनरली बोलचाल के भाषा से पता है क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सन अपोजेस हिज फादर, मतलब बेटा अपने पिता का ही अपोज करता है, विरोध करता है, ठीक है। जिसके कारण से जो आया है उसी का अपोज करना, यही हम लोग आम बोलचाल के भाषा से बोलते हैं। अच्छा, इसको अगर हम लोग देखना चाहें तो क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला हम लोग का ईएमएफ इंडक्शन का जो होता है ना, NdΦ/dt, इसी में हम लोग अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन को डाल दें, नेगेटिव साइन को डाल दें, तो ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन यही क्या करता है, इंडिकेट्स लेंजेस लॉ, ठीक है। ये जो नेगेटिव साइन है, यही नेगेटिव साइन हमारा लेंजेस लॉ को इंडिकेट करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा लेंजेस लॉ क्या है। लेंजेस लॉ है कि जो कॉइल में उत्पन्न होने वाला करंट जिसके कारण से आया है उसी को वो अपोज करता है। बेसिक हम लोग मशीन के लिए इतना ही पढ़ेंगे, और अगर इसके डीप में घुसे तो ये कॉन्सेप्ट इतना बड़ा है कि इसी में हमारा 2-2.5 घंटा लग जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे आ रहा है, क्लॉकवाइज, तो उतना हम लोग को नहीं जानना है। हम लोग को सिर्फ इतना जानना है कि लेंजेस लॉ क्या है, तो ये क्या है, काउज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करता है, बस, ठीक है। ठीक, थैंक यू। बाकी जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।